वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपने सरलोलक से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल, पेंडुलम की गति हो गई, झूले की गति हो गई, ये सब एग्जाम्पल भी देखे थे। और उनसे रिलेटेड जैसे सरलोलक का आवर्तकाल भी देखा था, क्या सूत्र होता है, और उससे रिलेटेड जब लिफ्ट में ऊपर नीचे जाती है तो ये त्वरण से या फिर लिफ्ट मुक्त रूप से गिरती है, उसके बारे में भी अपन ने डिटेल से देखा था। और उम्मीद है कि आपने उसको अच्छे से समझा भी है, अच्छे से पढ़ा भी है और उसको अप्लाई भी किया क्वेश्चनों पर, और अपनी तैयारी को अच्छे से और बेसिक के साथ, मजबूत बेसिक के साथ अच्छे से बूस्ट भी किए। तो क्योंकि जो भी आप लगातार मेहनत करोगे वो आपके ही काम आएगी। जितना आप करोगे अपने लिए वो आपका ही है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो उसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं। मैं बस प्रयास कर सकता हूँ कि आपकी मेहनत में एक रोल, थोड़ा सा मार्गदर्शन या फिर कुछ भी बोलो आप, मेरा 0.001% ही रोल मानो। बाकी आपकी मेहनत होती है दोस्तों, जो आप मेहनत करते हो वही आपकी मेहनत काम आएगी। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ, आपको गाइड दे सकता हूँ, आपको सॉल्यूशन दे सकता हूँ, और जो कंटेंट इम्पोर्टेंट है वो कंटेंट प्रोवाइड करवा सकता हूँ। बस मेरे हाथ में यही है। बाकी तो आप खुद प्रैक्टिस करोगे तभी बेहतर कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, चाहे टैलेंट कितना भी हो, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अब मान लो एक रनर है, उसको उसेन बोल्ट से भी तेज़ दौड़ता है, पर उसको नियमों का पता नहीं है, उसने अच्छी प्रैक्टिस नहीं की है, वो दूसरी दौड़ते दौड़ते दूसरी लेन में चला गया तो फाउल हो जाएगा। या फिर जो गाइडलाइन है, जो लाइनें होती है स्टार्ट वाली, उसमें अगर उसने गड़बड़ कर दी, पहले उठ गया बाद में उठ गया तो पहले उठ गया, या फिर लाइन को क्रॉस करके बैठा हुआ है, तब वो क्या होगा, फाउल हो गया। तो वो तेज़ दौड़ते हुए भी बाहर हो जाता है। उसको पता है कि वो तेज़ दौड़ सकता है, सबसे तेज़ दौड़ने वाला भी बाहर हो जाता है, क्योंकि बिन उसने प्रैक्टिस नहीं की, उसको नियम पता नहीं। इसलिए जब प्रैक्टिस करोगे तभी तो अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी क्या क्या कमियां हैं, कहाँ कहाँ अपन को दिक्कत होती है, न्यूमेरिकल में दिक्कत होती है, या फिर कई बार सब कुछ आता हुआ भी अपन न्यूमेरिकल नहीं कर पाते, तो इसके पीछे क्या रीज़न है, तो वो सब चीज़ें आप शेयर करो। अगर आपको आपसे सोल्व नहीं हो रही है, आपकी समस्या आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में डालो, उस समस्या का समाधान करेंगे। आपको कुछ ना कुछ सुझाव दूंगा मेरी तरफ से। बाकी आप तो प्रैक्टिस करोगे तो हर चीज़ संभव है। आज बात करेंगे दोस्तों सरल आवर्त गति से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के सूत्र हैं, जैसे वेग, त्वरण और विस्थापन के। वो याद रखने, वो भी डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं या फिर उनसे रिलेटेड छोटा मोटा न्यूमेरिकल आ जाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे विस्थापन का समीकरण। जो सरल आवर्त गति होती है उसमें विस्थापन क्या होता है, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव क्या है यहाँ पे, प्रारंभिक कला, यानी कि प्रारंभिक में किस कोण पे किस स्थिति में है वो हो गई। ठीक है दोस्तों, और ओमेगा कोणीय आवर्ती हो गई, ए अधिकतम विस्थापन जिसे आयाम कहते हैं वो हो गया। ठीक है दोस्तों, और टी समय हो गया। माना शुरुआत में फाइव बराबर क्या है, जीरो। जब शुरुआत में मान लो एकदम सम स्थिति में, तब फाइव क्या होगा, शून्य होगा। जब फाइव शून्य होगा तब जो इसकी समीकरण है विस्थापन की वो क्या आ जाएगी, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी, क्योंकि फाइव बराबर जीरो रखने पर तो ये टर्म बचेगी अपने पास, तो ए साइन ओमेगा टी हो जाएगी। ये मुख्य रूप से अपन यूज भी लेंगे, तो इसे समीकरण नंबर एक दे दिया। ये हो गया अपने पास क्या, विस्थापन का समीकरण। अब देखेंगे वेग। वेग जैसे अपन ने गति से रिलेटेड अपन ने जब पाठ किया था, गति वाला जो टॉपिक किया था, तब अपन ने बात की थी वेग की। वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर। विस्थापन क्या है, एक्स डी टी, मतलब समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन करेंगे तब क्या आ जाएगा अपने पास, वेग। यानी कि विस्थापन में परिवर्तन की दर किसके बराबर आएगी, वेग के बराबर आएगी। और यहाँ से क्या निकले के आएगा, डी एक्स अपॉन डी टी बराबर डी अपॉन डी टी। एक्स कितना है, ए साइन ओमेगा टी। जब ए साइन ओमेगा टी का करेंगे तो साइन ओमेगा टी, ए क्या है, कांस्टेंट राशि, ये बाहर आ जाएगी। साइन ओमेगा टी का करेंगे तो कोस ओमेगा टी होगा। साइन थीटा का अवकलन कितना होता है, डी अपॉन डी थीटा। साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, कोस थीटा होता है, ये ध्यान में रखना। और कोस थीटा का अवकलन क्या होता है,
माइनस साइन थीटा, अवकलन की बात की जा रही है। ठीक है दोस्तों, डी अपॉन डी थीटा, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा और साइन थीटा का कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, जो अब आपने 10+2 PCM से किया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अवकलन में, क्योंकि इतना तो अवकलन तो आता ही है, नॉर्मल फार्मूले वाले अवकलन तो आएंगे आपको। तो वो चीज़ें, आप स्टूडेंट हो मैथ के, तो इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए छोटे मोटे अवकलन में। तो v बराबर क्या आ गया, ए कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का करेंगे, ओमेगा टी का डी अपॉन डी टी के सापेक्ष करेंगे, तो ओमेगा क्या है, कांस्टेंट राशि, ये बाहर आ जाएगी और टी बच जाएगा, तो डी डी टी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे ओमेगा बाहर निकल के आ गया, तो कितना हो जाएगा, ये ओमेगा उधर चला जाएगा, ए ओमेगा हो जाएगा, और कोस थीटा और साइन थीटा में एक क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से अपने को क्या निकालना है, कोस थीटा का मान निकालना है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए यहाँ से साइन ओमेगा टी का मान निकालने के लिए क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन ए बराबर साइन ओमेगा टी, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी निकालना है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। तो यही मान रख दिया अपने, कोस ओमेगा टी की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रखेंगे, तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जो ए स्क्वायर नीचे बचेगा वो बाहर आएगा, तो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वेग कितना आ जाएगा, सरल आवर्त गति में वेग v बराबर ओमेगा अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें मैक्सिमम वेग मैक्सिमम क्या होगा, v ओमेगा, जब x बराबर 0 यानी विस्थापन साम्य स्थिति में ये होगा मैक्सिमम वेग v बराबर ओमेगा, यानी कि जब यहाँ पे पहुँचेगी, इस स्थिति में पहुँचेगी। ये बहुत बार पूछा जाता है, जब माध्य स्थिति में आएगी ना कोई वस्तु, तब वेग अधिकतम होगा। क्यों होगा, क्योंकि x वहाँ पे शून्य हो जाएगा, x शून्य होने पर यहाँ पे ओमेगा ए बच जाएगा, और v मिनिमम कितना होगा, शून्य होगा। जब अंतिम छोर पे जाएगी तो वहाँ पर वेग शून्य होगा, वहीं पर तो वो रुक जाएगी कुछ पल के लिए, मतलब स्थिर हो जाएगी, उससे ऊपर तो जाएगी नहीं। जब यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेग शून्य होगा, ये अंतिम छोर हो जाएगा। तो इतना समझ में आ गया दोस्तों कि मैक्सिमम कहाँ होगा, माध्य स्थिति में होगा, जब विस्थापन क्या होगा, शून्य हो जाएगा, उस स्थिति में आएगा तब। और मिनिमम कब होगा, जब अंतिम छोर पे जाएंगे, तब वहाँ क्या है, वापस वहाँ से लौटेगा, तो वहाँ पर वेग शून्य होगा, तभी वो वापस लौटेगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना समझ में आ गया। अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करेंगे त्वरण। त्वरण के बारे में भी अपन ने पढ़ा था जब अपनी गति के बारे में अध्ययन कर रहे थे। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, और वेग कितना आया था, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी आया था, और ए ओमेगा क्या है, कांस्टेंट राशि, ये बाहर आ जाएगी, तो कोस ओमेगा टी बच जाएगा, और कोस ओमेगा टी का मैंने बताया था, जब कोस थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और ओमेगा टी का ओमेगा आ जाएगा बाहर, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ए बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया, साइन ओमेगा टी, और ए साइन ओमेगा टी, एक नंबर जो समीकरण थी उससे क्या आएगा, एक्स विस्थापन के बराबर है, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी था विस्थापन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि त्वरण का फार्मूला बताइए, क्योंकि वेग बराबर ए ओमेगा कोस ओमेगा टी होता है, वहाँ से निकल के क्या है अपने पास, जब इसका अवकलन किया तो त्वरण अपने पास क्या है, ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे त्वरण क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है सरल आवर्त गति के लिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे स्प्रिंग में सरल आवर्त गति। जब स्प्रिंग में सरल आवर्त गति होती है, जैसे मतलब स्प्रिंग को खींचेंगे तो वो वापस यहाँ तक आ जाएगा बड़ा होकर, तो वापस ये इसके अंदर जो बल है प्रत्यानयन बल, वो उसको वापस अपनी स्थिति में लाएगा, और वापस वो इसी स्थिति में आ जाएगा। इसके पीछे एम द्रव्यमान का कोई पिंड है, तो ये सब चीज़ें स्प्रिंग में भी होती हैं। जिस प्रकार लोलक में होती है उसी प्रकार स्प्रिंग में भी क्या होता है, सरल आवर्त गति होती है। ठीक है दोस्तों, और उसके कारण उसमें जो आवर्तकाल होता है स्प्रिंग का आवर्तकाल, वो भी अपन देखेंगे सूत्र। सबसे पहले इसमें जो काम करने वाला है हुक का नियम, उसको देखो। हुक का नियम वैसे तो क्या होता है, प्रतिबल इंटू प्रतिबल समानुपाती विकृति,
और जब समानुपाती का चिन्ह उठाएं तो ई आ जाएगा। ई क्या, प्रत्यावस्था गुणांक है, जो किसके बराबर हो जाएगा, प्रतिबल अपन विकृति के बराबर। तो सीधा सा नियम तो क्या है, हुक का नियम, प्रतिबल समानुपाती विकृति। ये अपने पढ़ा भी है एक वीडियो में पीछे, तो आप उसको भी अच्छे से देख सकते हो। बाकी आवर्ती के लिए पढ़ा था, और यहाँ पर अपन स्प्रिंग के लिए पढ़ेंगे। तो स्प्रिंग के लिए क्या आ जाएगा, जो विस्थापन है, जब स्प्रिंग को खींचेंगे तो कुछ विस्थापन होगा, यहाँ तक बढ़ेगा, मतलब ये इतना विस्थापन हो गया एक्स, ये विस्थापन के समानुपाती होगा जो बल है वो एफ, एफ बल हो गया, और के क्या, यहाँ पे स्प्रिंग नियतांक हो गया। स्प्रिंग नियतांक मतलब उसमें जो कितना कड़ापन है, के यहाँ पर क्या बताएगा, स्प्रिंग नियतांक कितना कड़ापन है, मतलब कितना वो अपने आप को सहन कर सकता है वो चीज़। एक्स क्या है, यहाँ पे विस्थापन है। और ऋणात्मक चिन्ह ये बताता है कि बल हमेशा माध्य स्थिति की ओर लगेगा, यानी माध्य मतलब साम्य स्थिति की ओर, मतलब जहाँ पर ये कंफर्टेबल है, जहाँ पर वो अपनी प्रारंभिक स्थिति है, मेन स्थिति है, जहाँ पर ये स्टेबल रहता है, उस स्थिति में, उस स्थिति की ओर आने का प्रयास करेगा। यानी अब इसको इसी तरफ खींचेंगे तो ये इस साइड जाएगा, क्योंकि इसी तरफ इसकी क्या है, माध्य स्थिति है। तो ऋणात्मक चिन्ह इस चीज़ को बताता है कि बल हमेशा माध्य स्थिति की ओर लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये हुक का नियम किसके लिए, स्प्रिंग के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट और अंतिम स्लाइड पे। प्रत्यास्थता की सीमा में वस्तु पर लगने वाला प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के सीधे समानुपाती होता है। ये हुक का नियम सिंपल है, वो ये भी थोड़ा उसमें ऐड कर लिया मैंने, देख लेते हैं साथ का साथ, बाकी पहले भी पढ़ाए हुए हैं। हुक के नियम की शर्तें क्या है, ये नियम तभी काम करता है जब वस्तु अपनी प्रत्यास्थता की सीमा में हो, यानी कि जब प्रत्यास्थता की सीमा से बाहर चले जाएंगे तब वो हुक का नियम काम नहीं करेगा। यानी यदि वस्तु पर सीमा से अधिक बल लगा दिया जाए तो वस्तु हमेशा के लिए टेढ़ी मेढ़ी या विकृत हो जाएगी, तब हुक का नियम काम नहीं करेगा। हुक का नियम तो तभी काम करेगा कि वो वापस मूल स्थिति में, लेकिन जब मान लो किसी वस्तु है, किसी प्लास्टिक को एकदम इतना तो मतलब इस पर फोर्स लगा दिया कि वो वापस कभी जाए ना, कई बार नहीं करते, जैसे मान लो रबड़ है, रबड़ को अपने खींचा, बहुत सारा खींचा, जितनी इसमें सहन शक्ति सहन कर ली, लेकिन जब उस सहन शक्ति से आगे अपने खींचा तो रबड़ क्या जाएगा, रबड़ बैंड टूट जाएगा। क्यों टूटा, क्योंकि उसकी जो प्रत्यास्थता थी उसकी सीमा को अपने पार कर दिया, इतना बल लगाया कि उसकी जो प्रत्यास्थता सीमा थी उसको पार कर दिया, तो रबड़ बैंड टूट गया। तो उसी कारण क्या होता है कि इसमें जो बल है वो उत्पन्न होता है। जो बल उत्पन्न होगा अगर प्रत्यास्थता की सीमा से बाहर अपने बल लगा दिया, तब वो हुक का नियम उसमें काम नहीं करेगा। ये बस ध्यान में रखना। और स्प्रिंग के लिए आवर्तकालिक का सूत्र क्या होगा, टी बराबर 2 पाई अंडर द रूट एम अपॉन के। एम क्या है, मान लो जो द्रव्यमान का पिंड एम लटकाया गया है, ये स्प्रिंग है, इससे एम द्रव्यमान का कोई पिंड लटका दिया गया, तो इसका आवर्तकाल क्या आएगा, एम अपॉन के यहाँ पे स्प्रिंग नियतांक होता है जो कड़ेपन को दर्शाता है। मैंने बताया था ना कि जो इसमें कितनी क्षमता है, वो एक मतलब एक नियतांक है, इसका मतलब ये इतनी क्षमता है। मान लो जैसे कोई अपन ये वजन तोलने वाली मशीनें होती हैं, उनमें क्या है, वो स्प्रिंग पर काम करती है, जब उस पर अपन खड़े होते हैं तो वो स्प्रिंग के फोर्स से नीचे दबती है और वो अपना वेट बता देती है। क्या ऐसा है कि मान लो वो वेट अपने मान लो 60 kg वेट है और उसकी क्षमता कितनी है, 100 kg है, तो वो इजीली अपना वेट बता देगी। अब 100 से ऊपर की मान लो 120 kg का वेट डालेंगे तो वो कुछ भी नहीं दिखाएगा, वो एकदम साफ हो जाएगी, क्योंकि उसकी इतनी क्षमता ही नहीं है। उसके अंदर जो स्प्रिंग लगी है, उस स्प्रिंग में जो कड़ापन है, उसका नियतांक है, स्प्रिंग नियतांक है, वो उसके बाहर है, उसकी क्षमता से बाहर है। इसलिए जो भी कांटे वगैरह होते हैं उन पे लिखा होता है, जैसे अपन धर्म कांटे वगैरह लगे होते हैं, कहीं भी आपने देखे होंगे धर्म कांटा रोड के किनारे, जहाँ से माल वोल ज़्यादा जाता है तो गाड़ियों का वेट करने के लिए, तो उन पे लिखा होता है कि 60 टन वज़न तक या 40 टन जो भी है, वहाँ पे लिखा होता है कि ये 40 टन तक का ही वज़न लोड कर पाएगा। वो भी किस पे काम करता है, अंदर स्प्रिंग लगी होती है, स्प्रिंग पर ही काम करती है। यानी कि स्प्रिंग वाली वजन मशीन उदाहरण है इसकी यांत्रिक घड़ियाँ, पुरानी वाली चाबी वाली घड़ी, जब जैसे मान लो उसमें स्प्रिंग होती थी, उसको भर देते थे तो वो क्या हो जाता, स्प्रिंग छोटा हो जाता था, मतलब जब उसको फोर्स लगाएंगे तो बाहर से चाबी भरेंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और वो फोर्स क्या करेगा, धीरे 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 वापस अपनी साम्य स्थिति में आएगा
और वो कई दिन तक अपनी घड़ी टाइम बताती रहेगी। उसी जो जो फोर्स है, जो उसमें जो यांत्रिक ऊर्जा दी है, वो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी, जो घड़ी को सही समय देने के लिए एनर्जी देती रहेगी। तो वो स्प्रिंग जो अपन ने घुमाया है, चाबी चाबी वाली घड़ी कहते हैं उसको, जो यांत्रिक घड़ियाँ होती थी पहले। अभी तो आजकल तो बंद हो गई, काफ़ी डिजिटल ज़माना आ गया, डिजिटल घड़ियाँ चलने लगी, सबके पास स्मार्ट वॉच हैं लगभग। और गाड़ियों में शॉक अब्जॉर्बर, जब गड्ढे में गाड़ी जाती है तो उसमें क्या लगते हैं, बड़े बड़े क्या लगे होते हैं गाड़ियों में, शॉकर लगे होते हैं। अपन शॉकर नहीं बोलते, शॉकर। वो शॉकर क्या होते हैं, झटकों को सहन करने के लिए लगाए जाते हैं, न कि अपन सोचते होंगे कि इंजॉय करने के लिए, गाड़ी को उछालने के लिए, ये ऐसे लिए नहीं है। वो सब जो झटके लगते हैं गाड़ी के, पहाड़ों में जाते हैं तो ऊबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, तो उनमें क्या लगते रहते हैं, झटके लगते रहते हैं। तो उन गड्ढों में झटके लगने से जो गाड़ी की कोई भी टूट फूट ना हो, उसके लिए उसमें क्या लगाए जाते हैं, शॉकर लगाए जाते हैं, शॉक अब्जॉर्बर बोलते हैं जिसको, ठीक है, गाड़ियों में, ताकि वो उसको सहन कर सकें उस झटके को। वो भी स्प्रिंग के हुक के नियम लगने वाले, जो स्प्रिंग होती है उसमें जो स्प्रिंग इस्तेमाल होते हैं, वो हुक के नियम का पालन करते हैं। तो इस प्रकार जो हुक के नियम से रिलेटेड अपन स्प्रिंग का आवर्तकाल भी देख लिया दोस्तों। तो जिंदगी में कभी हारना मत, ये मैं हर रोज़ कहता हूँ क्योंकि मैंने भी बहुत सारी सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे ऐसा लगा कि अब ये सब छोड़ देना चाहिए, अब नहीं हो पाएगा। पर लेकिन उस सिचुएशन से भी मैं बाहर आकर फिर मैंने कुछ और प्रयास किए धीरे धीरे, और लगातार प्रयास जारी है। आज भी जिस पोजीशन पर हूँ उससे भी और बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूँ, और मेहनत कर रहा हूँ साथ के साथ। और साथ साथ में क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है नेवी एयरफोर्स में, वो आप सबके साथ, आप दोस्तों, आपके साथ अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप भी जो आपका ड्रीम है डिफेंस में जाने का, वो आपका सपना पूरा हो सके और आप देश सेवा कर सको। क्योंकि एक अंदर डिफेंस एस्पिरेंट के अंदर एक जुनून होता है, एक जज्बा होता है देश के प्रति समर्पित, देश के प्रति समर्पण की भावना। तो वो सब चीज़ें हम बाई चांस, दुर्भाग्यवश कहिए, आप कुछ भी बोलिए, मैं बाई मेडिकल में नहीं कर पाया। मेरा जो डिफेंस का सपना था मेडिकल की वजह से नहीं हो पाया, क्योंकि अब 100% मेडिकल तो किसी का हो नहीं सकता। अगर पूरे मानकों के स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो कुछ ही बंदे मिलेंगे, लेकिन सब चलता है। तो फिर मैंने ठीक है, जो हो रहा है चलने दिया, जैसा हो रहा है सब ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है हमारे लिए। तो ऐसी सोचकर अपन को आत्मसंतुष्टि करनी चाहिए। लेकिन अपन को जो मेहनत है, मेहनत में कमी नहीं करनी चाहिए। अपनी तरफ से क्या एफर्ट डाल सकते हैं, अपनी तरफ से 100% एफर्ट डालना है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। हमें रिजल्ट की कभी नहीं सोचना है। रिजल्ट की अपने पक्ष में आएगा अगर अपन मेहनत करेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो नेक्स्ट, एक ना एक दिन अपनी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अपना जो आवर्तकाल का था वो यहीं खत्म समाप्त हो जाता है। अब अपन नेक्स्ट कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है वो पहले कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।